गुड मॉर्निंग बच्चों, पीपीजीएम एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। पीपीजीएम एकेडमी यूट्यूब पर अपने कोर्सेज के फ्री वीडियोस दे रही है, जिससे कि आप जो बच्चे सैनिक नवोदय मिलिट्री की तैयारी कर रहे हैं वो उन वीडियोस का पूरा फायदा ले सकते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा तक स्टूडेंट्स के पास में ये जो है वीडियोस पहुंच सके और वे इसका पूरा फायदा उठा सके। तो चलिए हमारी आज की क्लास हम शुरू करते हैं। और हमारी हिंदी की जो क्लास में टॉपिक चल रहा था संधि, तो कल हमने स्वर संधि पूरी कर ली थी, उसके पांचों भेद दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादी। आज हम करेंगे दूसरे नंबर पे व्यंजन संधि। लेकिन देखिए बच्चों, व्यंजन संधि करने से पहले, उसकी परिभाषा करवाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि आपने जो छोटी क्लास में वर्णमाला पढ़ी थी, तो आपको छोटी क्लास में स्वर और व्यंजनों की जानकारी दी गई थी। तो जब तक आपको पूरी याद नहीं होगी तब तक आप ये वाली संधि में दिक्कत हो सकती है आपको। इसलिए एक बार वो आपको वापस से रिवाइज करनी पड़ेगी। वो जो छोटी क्लास की जो पढ़ाई है आपको एक बार दोबारा से करनी पड़ेगी और वो सारे व्यंजन आपको याद करने पड़ेंगे, आपकी जो वर्णमाला है। ठीक है, 11 स्वरों की बात की थी हमने स्वर संधि के अंदर। ठीक है, तो स्वर संधि में तो स्वरों की बात हुई थी। अब है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की सीधी सी परिभाषा क्या है? व्यंजन संधि की सीधी सी परिभाषा ये है कि जब किसी व्यंजन का किसी स्वर या किसी व्यंजन से मेल होता है तो फलस्वरूप, उसके फलस्वरूप व्यंजन में जो विकार उत्पन्न होता है वह कहलाता है व्यंजन संधि। सीधी सी परिभाषा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत आती है कहाँ पे? जब हम एक एक करके जब इसके नियम आने लगते हैं और उन नियमों को समझने में बच्चों को परेशानी होती है और दिक्कत होती है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा छोटा सा एक परिचय व्यंजन से वापस दोबारा से करवा देती हूँ, जिससे कि आपकी ये समस्या भी, इसका समाधान भी हो जाएगा। ठीक है, व्यंजन होते हैं 33। ठीक है, तो देखिए व्यंजन, देखिए अपने कहां से शुरू हो रही है? क वर्ण से। देखिए क। ठीक है, यहाँ पे आज हम हेडिंग डाल देते हैं, पहले व्यंजन संधि डाल देते हैं हेडिंग को हम। लेकिन पहले हम व्यंजन की बात कर रहे हैं, तो आप लोग ये देख लीजिए क, ख, ग, घ और ये है ड। ठीक है, च, छ, ज, झ, य। ठीक है, इसी तरीके से बोलते थे ना हम, क से कबूतर, च से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, है ना? ट, ठ, ड़, ढ और ण। फिर त, थ, द, ध और न। प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। तो देखो ये व्यंजन होते हैं। ठीक है, ये कहलाता है क वर्ग। ये होता है क वर्ग, क्योंकि इस ये 5 जो वर्ण हैं एक साथ में, 5 वर्णों का समूह है। तो ये 5 वर्णों का समूह जो है ये कहलाएगा क वर्ग। जो पहला वर्ण होता है ना, उसी से उसकी पहचान होती है क वर्ग। क वर्ग का मतलब यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इन 5 वर्णों की बात होगी इसमें। फिर ये है जब पहला वर्ण चाहे तो ये च वर्ग है, ये च वर्ग कहलाएगा। इसी तरीके से ये ट वर्ग कहलाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से ये त वर्ग कहलाएगा और ये प वर्ग कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गए वर्ग। ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25, 25, 30 और 1, 3, 33 हो गए ना? देखिए लिखिए 5 ये 10, 10 ये 5 15, 15 5 20, 20 5 25 और 25 और 5 हो गए 30 और नीचे के श, स, थ, ये हो गए 3, यानी 33 हो गए। ठीक है, इसको य वर्ग तो मैंने नहीं सुना है अभी तक। ठीक है, ये आप ऐसे याद रखिए, य, र, ल, व, श, ये 5 वर्ग होते हैं। ठीक है, और बाकी की ये अलग से होते हैं, य होते हैं, ये व्यंजन है। तो लेकिन पूरे काउंट करेंगे हम तो ये कितने हो गए? टोटल हो गए 33। ठीक है,
बाकी नीचे जो आपने श्रव्य और एक आजकल नया जुड़ा है ये वाला, इनकी बात हम नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं संयुक्ताक्षर। ठीक है ना, संयुक्ताक्षर होते हैं, इनकी बात अभी हमको नहीं करनी है। तो अभी हम केवल व्यंजनों की बात करेंगे व्यंजन संधि के अंदर। तो नियम सारे इन्हीं पर आधारित हैं, तो आप पहले तो ये याद कर लीजिए ताकि जब भी मैं नियम समझाऊंगी तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप नोट कर लीजिएगा और उसके बाद में उनको रिवाइज कीजिएगा, देखिएगा नियम के अनुसार तब वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक बार तो आप समझने की कोशिश कीजिए। पहले हम व्यंजन संधि की परिभाषा लिख लीजिए, आप लोग जान लीजिए। जब व्यंजन के स्वाद, जब व्यंजन के साथ स्वर के मेल, यानी स्वर का मिलना, स्वर का मेल होता है। ठीक है, मैं मेरे शब्दों में भी लिखा सकती हूँ लेकिन नहीं ज्यादा अच्छा लगेगा कि व्याकरण के हिसाब से करें। तो देखिए, जब व्यंजन के साथ स्वर के मेल पर, स्वर के मेल पर या व्यंजन के साथ, व्यंजन के मेल पर, व्यंजन के मेल पर व्यंजन में जो विकार उत्पन्न होता है, इसमें विकार उत्पन्न होता है व्यंजन में। जब व्यंजन के साथ स्वर के मेल पर या व्यंजन के साथ व्यंजन के मेल या स्वर के साथ, या स्वर के साथ व्यंजन के मेल पर या स्वर के साथ व्यंजन के मेल पर, व्यंजन के मेल पर जो व्यंजन संबंधी विकार उत्पन्न होता है, व्यंजन संबंधी विकार उत्पन्न होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं या फिर व्यंजन संधि कहलाती है। तो देखो क्या बात है, वही बात है जो मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में करवाई थी। जब व्यंजन के साथ में क्या मिलेगा, स्वर का मिलेगा, यानी व्यंजन के साथ में क्या मिलेगा, स्वर। और जब व्यंजन के साथ में व्यंजन का मिलेगा, ठीक है, ये व्यंजन है, व्यंजन के साथ में या तो स्वर का मेल हो रहा है या फिर व्यंजन का मेल हो रहा है ना। तो जब व्यंजन के साथ में स्वर का मेल या व्यंजन के साथ व्यंजन के मेल पर और या फिर स्वर के साथ में व्यंजन के मेल पर, ठीक है, जो व्यंजन संबंधी यानी व्यंजन में जो विकार उत्पन्न होगा, ठीक है, वह कहलाएगा व्यंजन संधि। वो क्या कहलाएगा, व्यंजन संधि। ठीक है, अब चलिए हम पहला नियम कर लेते हैं। पहला नियम क्या है व्यंजन संधि का, और उसके उपरांत उसके हिसाब से हम शब्दों को संधि विच्छेद करते चलेंगे। तो पहला नियम है कि जब किसी शब्द के अंत में, जब किसी, देखिए, जब किसी शब्द के अंत में, शब्द के अंत में, जब किसी शब्द के अंत में, जब किसी शब्द के अंत में क, च, ट, देखो, क, च, ट, त, क, च, ट, त, प, सारे वर्ग हो गए ना, सारे वर्ग हो गए, प वर्ग तक है ना। तो पहला जो वर्ण है उसकी बात करें, क, च, ट, त, प, क्या हो, वर्ण हो, वर्ण हो। जब किसी शब्द के अंत में ये वाले वर्ण हो, यानी पहला किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, तो वर्ण हो तथा उसके साथ
उसके साथ मिलने वाली तथा उसके साथ में मिलने वाले शब्द के प्रथम वर्ण में, उसके साथ मिलने वाले प्रथम शब्द के वर्ण में कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा, कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा, किसी वर्ग का तीसरा, यानी ये सारे वर्ग हो गए कवर, चवर, टवर, तवर और पवर, ठीक है ना। किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, यानी क है तो का तीसरा क्या होगा? ग होगा। च है तो च का तीसरा क्या होगा? ज होगा। ट है तो ट का तीसरा कौन सा होगा? ट, थ, द, ड होगा। त का त, थ, द, द होगा। प का प, फ, ब, ब होगा, ठीक है ना। तो तीसरा वर्ण किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, तीसरा या चौथा। अब आपको ऐसे तो ध्यान नहीं रहेगा, इसलिए आप या तो वो तीसरे और चौथे वर्ण लिख लो यहाँ पे, और यहाँ पर जो है वो वर्ग ध्यान नहीं रहे तो वर्ग लिख लो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखे क, च, त। इसी तरीके से तीसरा वर्ण, इन सब के तीसरे वर्ण लिख लो और इन सब वर्ग के चौथे वर्ण आप लिख लो, ठीक है। तो तीसरा और चौथा वर्ण, ठीक है, या फिर देखो तीसरा, चौथा या फिर यह है, र है, य, र और ल, व, ह, य, र, ल, व, ह में से कोई भी हो, इन सब में से देखो कितनी सारी चीजें हैं, कितने सारे वर्ण हो गए। देखिए कि कोई स्वर हो गए, ठीक है, और किसी वर्ग का तीसरा, यानी सारे वर्ग के तीसरे और सारे वर्ग के चौथे हो गए वर्ण, और फिर या फिर य, र, ल, व, ह, इन पांचों में से भी कुछ भी हो, स्वर भी हो गए, व्यंजन भी हो गए और य, र, ल, व भी हो गए, ठीक है। हो तो क्या होगा? इनमें से कोई भी हो तो परिणाम स्वरूप क्या विकल्प होगा? देखिए तो क के स्थान पर क्या बन जाएगा? ग। क के स्थान पर बन जाएगा ग। अब मैं आपको इस तरीके से लिखवा दूं कि आपको याद करने में दिक्कत ना हो, तो मैं ऐसे लगातार लिखवाने की बजाय इस तरीके से लिखवा देती हूँ, तो आपको याद करने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो क के स्थान पर क्या बन जाएगा? ग। च के स्थान पर क्या बन जाएगा? ज, यानी तीसरा बन जाएगा। ट के स्थान पर क्या बन जाएगा? ड। त के स्थान पर क्या बन जाएगा? त, थ, द, और प के स्थान पर ब। प के स्थान पर बन जाएगा ब, ठीक है। तो देखो कौन सा वर्ण, का कौन सा वर्ण बन रहा है? तीसरा बन रहा है, यहाँ पे तीसरा है, ये तीसरा है, ये तीसरा है, ये तीसरा है, ये तीसरा है, और ये सारे क्या है? पहले। किसी भी वर्ग के पहले स्थान पर तीसरा बन जाएगा, शॉर्ट में लिखने में जाएगा, पहले के स्थान पर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। अगर और भी ज्यादा आसानी से आप याद कर सकते हो तो पहले के स्थान पर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, ठीक है, या फिर बन जाएगा चौथा, तीसरा बन जाएगा, ठीक है। और स्वर के मेल पर, और अगर स्वर मिल रहा है, और वैसे और लगना नहीं चाहिए क्योंकि ये तो लगातार चलती बात तब लगाते हैं, लेकिन चलो, और स्वर के मेल पर, और स्वर के मेल पर उसी स्वर की मात्रा
उसी स्वर की मात्रा स्वर के मेल पर उसी स्वर की मात्रा हल वर्ण में लग जाती है। हल वर्ण में लग जाती है। हल वर्ण में लग जाती है। ठीक है। हल हलंत, ठीक है ना, जैसे ग ज ड द ब, ठीक है ना, ग ज ड द ब, यानी इनमें क्या लग जाएगा, इन सब में हलंत लग जाएगा। अगर स्वर का मेल हो रहा है उसी स्वर की मात्रा हल वर्ण में लग जाती है, यानी इनमें हलंत लग जाएगा। ग में, ज में, ड में, द में, ब में, है ना। ठीक है। अब जैसे देखो क के स्थान पे ग बन रहा है, क के स्थान पे ग बन रहा है, तो देखो ऊपर समझा देते हैं आपको। इनको समझाने में भी समय लगेगा, समझने की बात है। या तो आपको समझना आ जाएगा, बढ़िया है, और एक बार प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल निश्चित तौर पे आ जाएगा। ठीक है। तो देखो के स्थान पे ग का बनना, जैसे कि दिगंबर शब्द है, क के स्थान पर क्या बन रहा है, तीसरा वर्ण बन रहा है ग। ग जैसे कि दिक धन अंबर, तो क्या बन रहा है, दिगंबर बन गया ना, दिगंबर बन गया। देखो तीसरा बन गया, पहले की जगह तीसरा बन गया। इसी तरीके से देखिए वाग धन ईश, वाग धन ईश क्या बनेगा, वागीश, तीसरा बन गया ना, देखो तीसरा बन रहा है। ठीक है। फिर देखिए प्राक ऐतिहासिक, बहुत अच्छा उदाहरण है, प्राक धन ऐतिहासिक, तो बन जाएगा प्रागैतिहासिक। ठीक है। तो क के स्थान पर कौन सा वर्ण बन गया, तीसरा बन गया ग। तो इसी तरीके से देखिए अगला देख लीजिए आप लोग, च के स्थान पर ज का बनना, ज का बनना, इसको लाइन करते जाओ ताकि क्लियर होता जाएगा, स्पष्ट होता चला जाएगा। जैसे कि अच धन अंत, अच धन अंत अजंत, ठीक है। और एक और लिख लीजिए इसका, अच धन आदि, अच धन आदि अजादि, ठीक है। ट के स्थान पर ड का बनना, ट के स्थान पर ड का बनना, इसका देखिए उदाहरण, इसका उदाहरण रहेगा षट धन आनंद, षट धन आनंद बन गया षडानंद। देखो यहाँ पे देखो ये ड है, यहाँ पे तीसरा बन रहा है, ग बन रहा है। ठीक है। षट धन गुण, षट धन गुण षडगुण। इसी तरीके से देखिए षट धन यंत्र, षट धन यंत्र, षड्यंत्र, षड्यंत्र, ठीक है। और षट धन रस, षट धन रस क्या बन जाएगा, षडरस, ठीक है। तो ट के स्थान पर ड का बनना। अब देखो त के स्थान पर द का बनना, त के स्थान पर द का बनना, त के
के स्थान पे उद्दंडति, उन्नति, उद्दंडति, उन्नति। और क्या बनेगा देखिए, उद्दंडति उन्नति। उसके बाद में षट्दन मातुर, षण्मातुर, षट्दन मातुर, षट्दन मातुर, षण्मातुर। एक की जगह क्या बन रहा है, उद्दंडति। ताकि स्थान पर तो होना चाहिए। सॉरी, मैंने आपको एग्जांपल दूसरे उसके एग्जांपल इसका था तदनंतर, और ये वाला था मैंने आपको दूसरे के लिए। देखिए शब्द, देखिए त के स्थान पर द का बनना है तो तदनंतर, तद्दन अनंतर, तद्दन अनंतर, अनंतर है ना। तो यहाँ पे द है तो यहाँ पे बनेगा तदनंतर, तदनंतर। यहाँ पे द बन गया, देखिए और स्थान पर तीसरा हो गया द हो गया। ठीक है, इसी तरीके से देखिए सततन उपदेश, सततन उपदेश क्या बन जाएगा, सदुपदेश, सदुपदेश। यहाँ पे देखो द बन रहा है ना, द के स्थान पे द बन रहा है, द के स्थान पे द बन गया, सततन उपदेश यानी सदुपदेश। और उसके बाद में है भगवत गीता, भगवत गीता, भगवत गीता है ना। तो यहाँ पे देखो द के स्थान पे द बनेगा तो हो जाएगा भगवत गीता, हो गया ना। द के स्थान से द हो गया तो क्या बन गया, भगवत गीता। उसके बाद में देखिए सतदन वाणी, सतदन वाणी, यहाँ पे बन जाएगा सदवाणी। तो देखो द के स्थान पे द बन गया। अब पांचवा देखो, पांचवा नियम क्या कह रहा है, जैसे क के स्थान पे द बना है, क के स्थान पे व बनेगा, क के स्थान पर व का बनना। उदाहरण देखो, क के स्थान पर व बनेगा तो अपदन ज, अप धन ज बन जाएगा अब्ज, यानी प के स्थान पे व बन गया। इसी तरीके से देखिए दूसरा शब्द अपदन द, क्या बन जाएगा, अब। ठीक है, ये द बन रहा है, ब बन रहा है। ठीक है, उसके बाद में क के, अब दूसरा नियम, ये तो पहले नियम की बात हो गई, यानी कि पहले वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण बनेगा, पहले वर्ण के स्थान पर क्या बन जाएगा, तीसरा वर्ण बनेगा। नियम पूरा आपको बताया था, किसी व्यंजन के सामने किसी स्वर का मेल हो या फिर किसी वर्ग का पहला या तीसरा मतलब आता हो, है ना, तो पहले के स्थान पर क्या बन जाएगा, तीसरा बन जाएगा। आप बस इतनी बात याद रखिए कि पहले वर्ग का कोई भी हो, पहला वर्ण उसके स्थान पर, पहले के स्थान पर तीसरा बन जाएगा। ये तो है व्यंजन संधि का पहला नियम। अब दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम क्या है इसका, दूसरा नियम करवाते हैं आपको व्यंजन संधि का। इसमें टाइम लग जाएगा, इसके व्यंजन भी, इसके नियम भी जो है काफी है व्यंजन संधि के, टाइम थोड़ा पूरा बनाने का लिए रहेगी तो पूरा। अब दूसरा नियम देखिए क्या कहते हैं, यदि किसी शब्द के अंत में क, च, ट, त, प वर्ण हो, है ना, और या फिर शब्द का प्रथम वर्ण कोई भी नासिक के वर्ण में से हो, तो क के स्थान पर ड, च के स्थान पर च के स्थान पर य, ट के स्थान पर, मतलब पांचवा वर्ण, पांचवा बन जाएगा। मतलब यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में क, च, त,
च ट त प वर्ण हो तथा मिलने वाले शब्द का प्रथम वर्ण कोई भी नासिक्य वर्ण। अब देखो जो भी इनके पांचवें वर्ण है ना, पांचवें वर्ण होते हैं ना, वो होते हैं नासिक्य, यानी नाक से जिनका उच्चारण मतलब उच्चारण तो मुंह से ही होता है, लेकिन क्या होता है कि हवा जो है वो नाक के जरिए मतलब नाक से निकलती है उसमें, इसलिए वो नाक से ही मतलब बोले जाते हैं। ठीक है, तो देखिए नासिक्य वर्ण कौन कौन से होते हैं? पांचवें वर्ण हैं ये वाले, जैसे क का है ये, फिर ये च का है पांचवा, ठीक है, फिर ट आ गया, तो ट का पांचवा क्या होता है? ये होता है ना, और त का होता है ना, प फ ब भ ये होता है। ठीक है, ये होते हैं पांचवें वर्ण, ये सारे नाक से बोले जाते हैं। मैं से हो तो, मैं से हो तो, मैं से हो तो, क के स्थान पर के स्थान पर च के स्थान पर वो पांचवा वर्ण, ठीक है ना, पांचवा वर्ण है। देखो च के स्थान पर क्या बनेगा? च के स्थान पर बन जाएगा ट के स्थान पर ना, ट के स्थान पर ना, त के स्थान पर ना, के स्थान पर म। ठीक है, ये सारे पांचवें वर्ण हैं। त वर्ग का पांचवा ट, च वर्ग का पांचवा य, ट वर्ग का पांचवा न, त वर्ग का पांचवा न, और प वर्ग का पांचवा वर्ण है म। तो क्या बन जाएंगे? तो बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा। ये नियम, यानी पहले के स्थान पर क्या आ जाएगा? पहले वाले नियम में तीसरा था, दूसरे वाले नियम में पांचवा। ठीक है, इतना याद रखो आप कि यदि किसी शब्द के अंत में क, च, ट, त, प वर्ण हो और मिलने वाले शब्द का पहला वर्ण कोई भी नासिक्य वर्ण है, ये नासिक्य वर्ण है, तो देखिए क के स्थान पे पांचवा बनेगा, च के स्थान पे पांचवा बनेगा, ट के स्थान पे पांचवा बनेगा, त के स्थान पे पांचवा, इसी वर्ग का पांचवा यानी कि इसी वर्ग का पांचवा वर्ण बन जाएगा। तो एग्जांपल देखिए, पहले देखते हैं क के। ठीक है, क के देख लेते हैं पहले। तो देखिए क का पहला है वाक धनमय, वाक धनमय, तो क्या बन जाएगा? क के स्थान पे ड हो जाएगा ना, वाग्मय, यही हो जाएगा। आपने इसी तरीके से देखा होगा। अब प्राक धन मुख, प्राक धन मुख, तो क्या हो जाएगा? मुख, ठीक है, या पराक धनमुख, प्राक धनमुख, प्राण धन, यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ट के स्थान पर न का बनना, ट के स्थान पर ण का बनना, तो षट्धन मुख, षट्धन मुख क्या बन जाएगा? ट के स्थान पर क्या बन जाएगा ना, पांचवा, तो क्षण मुख, क्या बन गया? क्षण, क्षण मुख बन गया। और पहले से ही लिखा था,
क्षण धन मूर्ति। ठीक है, क्षण धन मूर्ति। और त का देखो, अब है जो मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, उद्दन नदी। तो त का पांचवा बनेगा ना, तो उन्नति। ठीक है, बन गया ना पांचवा, त के स्थान पर न हो गया। तत्धनमय, तत्धनमय, तो क्या बन जाएगा? तन्मय। ठीक है, इसी तरीके से देखिए जगत धननाद, जगत धन नाद, नाद तो बन गया जगत जगन्नाथ। जगन्नाथ ना बनेगा, है ना। इसी तरीके से देखिए उत्तधन नीलन, उत्तधन नीलन तो ना बनेगा ना, उन्नीलन। ठीक है, तो त की जगह ना हो गया। अब देखिए, अब चलो अपने अगले नियम पे। तीसरा नियम हमारा क्या कह रहा है? तीसरा नियम जो है व्यंजन संधि का, वो ये कहता है तीसरा नियम संधि का कहता है कि जब किसी शब्द के अंत में, जब किसी शब्द के अंत में, जब किसी शब्द के अंत में मां हो तथा मिलने वाले शब्द का प्रथम वर्ण का से मां तक का कोई भी वर्ण हो, कह रहे कि शब्द के अंत में मां हो तथा मिलने वाले शब्द का प्रथम वर्ण तथा मिलने वाले प्रथम वर्ण, मिलने वाले शब्द का प्रथम वर्ण, मिलने वाले शब्द का मिलने वाले शब्द का प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण क से मां तक का कोई भी, क से मां तक का कोई भी, मां तक का कोई भी वर्ण हो तो, कोई भी वर्ण हो तो मां के स्थान पर मिलने वाले वर्ण का, मां के स्थान पर मिलने वाले वर्ण का, मां के स्थान पर मिलने वाले वर्ण का अंतिम नासिक्य, यानी नासिक अंतिम नासिक्य वर्ण हल, यानी हलल, कोष्ठक में लिख लीजिए सारे पांचवे नासिक्य वर्ण कौन कौन से हैं? अंतिम नासिक्य वर्ण फल बन जाता है, बन जाता है। ठीक है, बन जाता है। और मानक हिंदी के अनुसार नासिक्य वर्ण हल के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग भी मान्य है। तो इस बात को नहीं लिखेंगे क्योंकि
अनुस्वार ये निश्चित तौर पे ये तो आपको पता होगा कि नासिक के वर्ण में उस वर्ण को ना लिखकर उसकी जगह बिंदी का प्रयोग होता है जिसको अनुस्वार कहते हैं। तो बिंदी का मतलब ही यही है कि पांचवें वर्ण की जगह उसका प्रयोग हो रहा है जो कि नासिका से उच्चारित होते हैं। तो ये लिखवाने वाली बात नहीं है मेरे हिसाब से, आप लोग इतना तो जानते ही हैं, ठीक है, बन जाना है। अब इसका उदाहरण देखिए, शब्द देखिए, इसका शब्द कौन से शब्द है समधनकल्प, सम धन कल। तो शब्द क्या बन रहा है संकल्प, इसी तरीके से लिखते हैं हमेशा, ठीक है। अब ये जो बिंदी है ये जो अनुस्वार है, ठीक है, अनुस्वार तो पांचवा वर्ण है, तो उस पांचवें वर्ण को लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये अनुस्वार यहाँ पे लग रहा है, यानी कि म की जगह क्या हो गया पांचवा वर्ण आ गया यहाँ पे अनुस्वार के रूप में, समधनकल्प संकल्प। इसी तरीके से समधनकल्प समधनगम क्या बन गया संगम, संगम, ठीक है, वहां की जगह देखो अनुस्वार। फिर अलम धनकार, अलम धनकार, तो क्या बन जाएगा अलंकार, है ना, अलंकार, ये अनुस्वार हो जाएगा। फिर समधनघर्ष, समधनघर्ष क्या बन गया संघर्ष, क्या बन गया भाई संघर्ष। अगला देखिए शंकर है, शम धन कर, शम धन कर, शंकर, ठीक है। फिर देखिए संगति, समधनगति, समधनगति, संगति क्या बन गया संगति। फिर है किम दंकर, किम दंकर बन गया किंकर, किंकर, ठीक है। फिर देखिए समधनकृत, समधनकृत क्या हो गया संस्कृत, संस्कृत हो गया क्या समधनकृत संस्कृत, समधनकृति संस्कृति। देखिए इसका नियम आपको बता दें, इसका नियम नहीं बताया मैंने आपको, इसका नियम ये है कि सम उपसर्ग के आगे क्र धातु से बने शब्द, सम धातु के नियम है कि सम उपसर्ग के आगे, सम उपसर्ग के आगे, सम उपसर्ग के आगे क्र धातु से बने, क्र धातु से बने, सम उपसर्ग के आगे क्र धातु से बने शब्द, धातु से बने शब्द यथाकरण, यथाकरण, संक्र धातु से बने शब्द यथाकरण, कृति, कार, कृत आदि, कृति, कार आदि, कृति, कार आदि, कृत आदि आए तो कृत, कृत आदि आए तो, कृत आदि आए तो संधि कर, आदि आए तो संधि करते समय, आए तो संधि करते समय, संधि करते समय म का तो अनुस्वार हो जाता है, म का तो अनुस्वार यानी कि बिंदी हो जाता है, हो जाता है, म का तो अनुस्वार हो जाता है,
तथा उपसर्ग एवं शब्द के तथा उपसर्ग एवं शब्द के उपसर्ग एवं शब्द के बीच स का आगमन हो जाता है। स का आगमन हो जाता है। उदाहरण देख लीजिए, पहला उदाहरण ये है समधनी कृत, ठीक है ना, ये वाला हो गया संस्कृत। और एक और देखिए आप लोग समधन का संस्कार, ठीक है ना, समधन का संस्कार, समधनकृति संस्कृति, समधनकृति संस्कृति, ठीक है। तो ये गेम भी आपको मैंने बता दिया इसी के अंदर। तो आगे चल के ये प्रश्न बिल्कुल निश्चित तौर पर आपके मन में उत्पन्न होगा, तो इसका निराकरण जो है यहीं पे कर दिया है। आज की हमारी हिंदी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। कल हम दोबारा से इसको व्यंजन समूह को आगे लेके चलेंगे और आपके नियमों को वापस से आप देखिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। तब तक के लिए गुड डे।